हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो आज हम फिर से होम साइंस का चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जो कि वित्तीय प्रबंधन एवं योजना है, के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाए हैं। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन क्या है, मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए समझते हैं कि वित्तीय प्रबंधन क्या है। तो किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु धन के कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन को ही हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे कि समझ लीजिए आपने एक कार खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे पूरा करने के लिए आप जो धन का यूज़ करोगे, मतलब कि जो आप पैसों का यूज़ करोगे, उसे कितनी कुशलता से यूज़ करोगे, कितनी परफेक्टली यूज़ करोगे और कितने प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली यूज़ करोगे, उसका जो मैनेजमेंट होगा उसी को आप क्या बोलोगे, वित्तीय प्रबंधन। जैसे कि आपने एक कार खरीदी है, ठीक है, उस कार को खरीदने के लिए आपने जो पैसा था वो कितनी कुशलता और प्रभावी ढंग से मैनेज किया था, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, वित्तीय प्रबंधन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन क्या है, मतलब कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो अपने सीमित संसाधनों का कुशल तथा प्रभावी प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति को ही हम प्रबंधन कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास सीमित संसाधन है, जैसे कि आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में या फिर किसी भी देश में या फिर किसी भी शहर में या फिर किसी भी घर में संसाधन जो होते हैं वो हमेशा सीमित होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं हमारे, ठीक है। जो आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका आपने क्या करा है, कुशलतापूर्वक यूज़ करा है, ठीक है, और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, मतलब इफेक्टिवली उसका यूज़ किया है, ठीक है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो जो वो पूरी जो प्रक्रिया कहलाएगी उसे हम क्या बोल देंगे, प्रबंधन बोल देंगे, ठीक है। तो प्रबंधन क्या होता है, अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, प्रबंधन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं। तो एक परिवार को निश्चित समयावधि के दौरान विभिन्न स्रोतों एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवा या सुविधा को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक आय बोलते हैं। तो जैसे कि समझ लीजिए एक परिवार है, उसमें 5 सदस्य रहते हैं, ठीक है। उन 5 सदस्यों को जब निश्चित समयावधि, समझ लीजिए पर मंथ, एक महीने में मतलब कि 30 दिन में हमें विभिन्न स्रोतों, मतलब कि उनको अलग अलग स्रोतों से और अलग अलग साधनों से जो भी मुद्रा प्राप्त हो रही है या फिर कोई भी सेवा प्राप्त हो रही है या कोई भी सुविधा प्राप्त हो रही है, उसी के टोटल को हम क्या बोल देंगे, आय बोल देंगे, ठीक है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, तो चलिए समझते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर कोई फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्री या फिर कहीं और काम कर रहा है तो उसे मजदूरी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो मजदूरी भी एक पारिवारिक आय का एग्जाम्पल है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी क्या है, एक पारिवारिक आय का एग्जाम्पल है। और अगर हम किराए की बात करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आपने जो अपना घर है उसका जो एक कमरा है उसे आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है। जब रेंट पे दे रखा है तो आपको उससे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, किराया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उस किराए को भी हम किस में काउंट करेंगे, पारिवारिक आय में काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अगर आपको उपहार मिल रहा है, ठीक है, सब्सिडी मिल रही है, कहीं से आर्थिक सहायता मिल रही है, ब्याज भी मिल रही है, कारोबार से लाभ हो रहा है, ठीक है, या फिर दान मिल रहा है या कमीशन मिल रही है, पेंशन मिल रहा है या फिर बोनस मिल रहा है, तो ये सारे जो है पारिवारिक आय के ही एग्जाम्पल होते हैं मुद्रा, सेवा या सुविधाओं के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं कि धन क्या है, मतलब कि मनी क्या है। तो धन विनिमय का माध्यम होता है। तो जैसे कि आपको पता है धन क्या होता है, विनिमय का माध्यम होता है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, अगर किसी को कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसे क्या करना पड़ता था, वस्तु के बदले वस्तु खरीदता था। उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जैसे कि अगर किसी को जूते चाहिए और किसी को गेहूँ बेचने हैं, ठीक है, या फिर किसी को पेन चाहिए और कॉपी किताब बेचनी है, तो उसे उसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे पेन की ज़रूरत हो और साथ में वो कॉपी किताब बेचने वाला हो। लेकिन धन के द्वारा ये क्या हुआ है, मतलब पैसों के थ्रू ये क्या हुआ है, बहुत इजी वे हो गया विनिमय का, ठीक है। तो धन क्या होता है, एक विनिमय का माध्यम होता है। जैसे कि अगर आप दुकान पर जाते हैं बिस्किट खरीदने, तो आप क्या करते हैं, उसे पैसे देते हैं और साथ में बिस्किट ले लेते हैं।
तो ये इसी का मतलब क्या होता है, विनिमय, मतलब वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, अगला है धन सब कुछ नहीं है, परंतु आपको सब कुछ खरीदने के लिए क्या, धन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको पता है डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपको क्या, धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन खरीदने जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, खान पान से रिलेटेड फ्रूट्स या सब्जी वगैरह खरीदने जाएंगे, या फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कॉपी पेन वगैरह खरीदना है, तब भी आपको क्या, धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगला समझते हैं, धन एक ऐसी चीज़ है जो वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि आप बिस्कुट लेने जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और बदले में आपको दुकानदार बिस्किट दे देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, धन जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो वस्तुओं के बदले स्वीकार्य होती है। जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जिससे भी वो चीज़ खरीदोगे उसको आप पैसे दे दो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप बहुत बड़ी कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास उतने ही अमाउंट में पैसा होना चाहिए। आप जो दुकानदार है या फिर जो भी जिससे भी आप जिस भी दुकान से या फिर जिस भी शॉप से आप कार खरीदने जा रहे हैं उसे आप पैसे दे दीजिए, वो आपको बदले में कार दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है धन। आशा करते हो आपको धन क्या है का मीनिंग समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ें, कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आप तीनों लिखोगे तो वेल एंड गुड है, और अगर आप कोई एक या दो लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा है पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय को समझते हैं। तो पारिवारिक आय जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मौद्रिक आय, ठीक है दोस्तों, उसके बाद होती है वास्तविक आय और फिर होती है आत्मिक आय। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के पारिवारिक आय हमारी होती है। ठीक है, मैंने पारिवारिक आय की डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो जो पारिवारिक आय होती है 3 प्रकार की होती है और जो वास्तविक आय होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। तो वास्तविक आय को समझते हैं। वास्तविक आय भी हमारी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय मतलब डायरेक्ट इनकम और अप्रत्यक्ष आय मतलब इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मौद्रिक आय क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक निश्चित समयावधि तक कार्य करने के पश्चात नगद धन के रूप में प्राप्त आय को ही हम क्या बोल देते हैं, मौद्रिक आय बोल देते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो पर मंथ के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स को या आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो एक निश्चित समय अवधि हो जाएगी क्या, पर मंथ। ठीक है, उसके जो कार्य करोगे आप, ठीक है, उसके बाद जो आपको नगद धन मिलेगा, मतलब कि जो आपको सैलरी मिलेगी, उसी आय को, उसी इनकम को हम क्या बोल देंगे, मौद्रिक आय बोल देंगे। समझ लीजिए आपके पेरेंट्स हैं कहीं पे किसी इंडस्ट्री वगैरह या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं। ठीक है, उनकी जो पर मंथ सैलरी है वो 20,000 है। ठीक है, 1 महीने काम करने के पश्चात आपके जो पेरेंट्स है उसे नगद आय मिलती है ना। ठीक है, जो वो 20,000 आपके पेरेंट्स को मिल रहे हैं वही हमारी क्या है, मौद्रिक आय होती है। ठीक है दोस्तों, तो मौद्रिक आय क्या होती है, वेतन भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकती है, बोनस हो सकता है, किराया हो सकता है, ब्याज हो सकता है या फिर गिफ्ट चेक हो सकता है। तो ठीक है, तो ये सारे जो मौद्रिक आय के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा है वास्तविक आय क्या है। तो वास्तविक आय का तात्पर्य उस आय से है जो धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समयावधि के दौरान मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक आय हमारी वो होती है जो हमें धन के रूप में नहीं मिलती, बल्कि हमें किस रूप में मिलती है, सुविधा या फिर सेवा के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, और ये भी एक निश्चित समयावधि के दौरान ही हमको मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ये 2 तरह की होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें पैसा तो नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी जो आय है वो मिल रही है। किस तरीके से आय मिल रही है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से सिलाई करना जानता है। ठीक है, अगर आप उससे कपड़े सिलवाएंगे तो आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या, जो काम है वो मिल गया है, सेवा है जो वो मिल गई है बिना पैसों के। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, वास्तविक आय। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने क्या करा है, आपके पास एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। ठीक है, उसमें आपने क्या करा है, फ्रूट्स के लिए बहुत सारे बीज बो दिए और 1 या 2 महीने के बाद जो फ्रूट्स है उस पर आने शुरू हो गए, तो जो आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, वास्तविक आय।
ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक आय के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को आगे हम समझते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष आय क्या है। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवाएं तथा सुविधाएं होती हैं जो एक परिवार के सदस्य को बिना धन व्यय किए अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जैसे कि घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना आदि। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय उसे बोलेंगे जिसमें हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो तुम्हें घर में ही अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, कई बार क्या होता है, हम अपने घरों में ही क्या कर लेते हैं, बगीचा बना लेते हैं जिसमें हम सब्जियां या फिर फ्रूट वगैरह उगा लेते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि हम घर में बहुत सारे काम करना जानते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती है, या फिर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास बहुत तरह की स्किल्स मिल जाएगी। तो जैसे कि अगर परिवार में किसी को कपड़े सिलने आते हैं तो हम इजीली उनसे कपड़े सिलवा सकते हैं, उसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, हमें धन का व्यय नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रत्यक्ष वास्तविक आय हो जाएगी। या फिर जैसे कि अगर समझ लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी चलाता है, तो आपको कहीं जाना है तो आप उस गाड़ी में बैठ के ईजिली जा सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत या फिर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर और भी एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि पानी के नल या फिर बिजली के उपकरण की मरम्मत हम स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पानी का जो टैप है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, और अगर आपको वो ठीक करना आता है तो आप उसे खुद ईजिली ठीक कर सकते हो। अगर आपको ठीक करना नहीं आता होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो ठीक कर देगा, उसके बाद आपको उसको धन देना पड़ेगा, मतलब कि मनी देनी पड़ेगी। तो हमारी प्रत्यक्ष आय नहीं होगी। प्रत्यक्ष आय तब होगी जब हम घर में ही अपने काम को कर ले और बिना पैसे खर्च किए, तो उसे हम प्रत्यक्ष आय कह देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला समझते हैं। अगला हमारा है अप्रत्यक्ष आय क्या है। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक आय उन सुविधाओं या वस्तुओं के लिए प्रयोग को कहते हैं जो एक परिवार को धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त होती है, जैसे कि घर के काम के लिए नौकर रखना। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष आय किसे बोलेंगे, जब हमें कोई फैसिलिटीज़ चाहिए लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धन का व्यय करना पड़ेगा। किसका व्यय करना पड़ेगा दोस्तों, मनी का व्यय करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आमतौर पर पता ही है कि बहुत से घरों में लोग क्या करते हैं, अपने काम को, घर के काम को ईजिली करने के लिए क्या कर लेते हैं, नौकर को रख लेते हैं, एज अ सर्वेंट वो काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर क्या होता है, कई बार घरों में बिजी शेड्यूल के कारण क्या होता है, वो घर का जो घर के परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा बिजी रहने के कारण घर का काम नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक घर में नौकर रख लेते हैं या फिर सर्वेंट रख लेते हैं। तो उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, उसको हम अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली आय समझते हैं हम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय है वो वास्तविक आय के अंदर ही इंक्लूड होती है। अगला समझते हैं दोस्तों आत्मिक आय। तो आत्मिक आय से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो आत्मिक आय का तात्पर्य उस खुशी एवं संतुष्टि से है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के उपरांत प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आत्मिक आय को हम देख नहीं सकते हैं। आत्मिक आय वह आय होगी जैसे कि समझ लीजिए आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट फील कर रहे हो, संतुष्टि फील हो रही है आपको। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, आत्मिक आय बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन के वे में बोले तो बोलेंगे मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और जो वास्तविक आय होती है उन दोनों के मिलान से जो हमें संतोष प्राप्त होता है, मतलब कि संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम आत्मिक आय बोलेंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में इसने काम करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा संतुष्टि फील हो रही है, तो इसको आत्मिक आय मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आत्मिक आय बोलेंगे। तो जैसे कि मानसिक आय का मुद्रा के रूप में आकलन कर पाना कठिन है। ठीक है दोस्तों, आत्मिक आय को हम मुद्रा के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार की गुप्त आय होती है जो अगोचर या वस्तुपरक होती है। ठीक है, हम इसे देख भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसे आय का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यह जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा काम चुनते हो जिसे करने में आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको हमेशा उसे करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इससे आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली बन जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, अगर आप कोई ऐसा काम आपसे ज़बरदस्ती कोई बोले कि आप नहीं ये बनो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, लेकिन आपको सिंगर बनना है या डांसर बनना है, ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट किस में दिखाओगे, जो आपको खुद में
इंटरेस्ट आता है। जैसे कि अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो आपको डांस करने में बहुत ज़्यादा खुशी या संतुष्टि मिलती होगी, तभी आप डांसर बनना चाहते होगे। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें वो काम करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसे आपको करने के बाद खुशी मिलती होगी, आपको वो काम करने के बाद। तो आपको कमेंट बॉक्स में वो सारे कामों की लिस्ट या फिर 1-2 काम मेंशन करने हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।